केडी यार, तेरे तेज दिमाग के साथ साथ ना तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब नहीं है। हाँ पर वो क्यों लोग, क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं जीवन में जिनको उत्तर ही नहीं मिलता, तो हंस लेना अच्छा। भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं तुम रहने दो, वैसे भी किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी है तुम्हें नहीं पता, तुम बैठो। भाई साहब छोले बहुत अच्छे बने हैं, थोड़ा टेस्ट तो कर लीजिए। पेट में बहुत जलन हो रही है सवेरे। आपके पेट की जलन का इलाज है मेरे पास। मिश्री, सौंफ और हरी इलायची का 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के पी लीजिएगा, बस आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा। आपका ये उपाय अभी जाकर ट्राई करूंगा। मधु, माता जी की तबीयत कैसी है? माँ आजकल चल फिर नहीं सकती, दवाइयों और फिजियोथेरेपी के सहारे आशा करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। हाँ और ठीक हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद माँ के कमरे में चलते हैं। जी दीदी। दूध गर्म हो गया? बस वही कर रही थी। माँ जी को जाके दे दो। जी। केडी, ये माँ की पर्सनल अटेंडेंट है, माँ की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती है। माँ जी खुद लेकर आई थी उसे 2 साल पहले। मैं तो खुश हूँ कि कोई तो है मेरी मदद करने के लिए। एक्सक्यूज। बार बार क्यों फोन कर रहे हो यार मुझे? अरे अभी घर पे मेहमान आए हुए हैं। हाँ जानता हूं मैं कि थोड़ा और समय चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे स्मिथ के साथ चुकाऊंगा। मेरे पास एक कमाल प्लान है, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 2 दिन। माँ देखो, केडी मिल रहा है आपसे। कैसे है माता जी? बहुत अच्छा किया केडी बेटा, जो तुम चले आए। अब इस उम्र में तो जिस सुबह आंख खुल जाए ईश्वर का परोपकार समझना चाहिए, वरना अब तो कभी भी बुलावा आ सकता है। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, अभी तो तुम्हें अपने पोते और पोती की शादी करवानी है। अशोक सही कह रहा है। वर्तमान जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं, और अतीत भी वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं, क्योंकि अतीत के पन्नों में ही मेरी पोती का भविष्य छुपा है। लेकिन उससे पहले मुझे केडी बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। केडी मैं आता हूँ। कुछ दिनों में कोई मुझे मार डालेगा। तू वादा कर, जब मेरा कत्ल होगा तू मुझे इंसाफ दिलाएगा। माता जी कुछ नहीं होगा आपको, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। वादा करके तू पता लगाएगा। अशोक, बड़ी तो विचित्र बात कर दी माता जी ने। कह रही थी कि अपने प्राण को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा परेशान है, चिंतित है वो। यार ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल दवाइयों की ओवरडोज की वजह से उन्हें नींद आने लगती है और बेसुधी में इस तरह की बिना मतलब की बातें करने लगती हैं। तू चिंता मत कर। हैं ये पुरानी लत है तेरी, छोड़ क्यों नहीं देता? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, शराब तो मैं कब की छोड़ चुका। आदत होना बुरी बात है, और उस आदत की गुलामी करना उससे भी अधिक बुरी बात है। कोशिश कर, तेरी सेहत का सवाल है, हो सकता है तो छोड़ दे। चल। हेलो,
कोई मुझे मार डालेगा। तू वादा कर, जब मेरा कत्ल होगा मुझे इंसाफ दिलाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ जी, आपके हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। प्लीज मेरी हेल्प कर। मैंने कुछ नहीं किया मैंने यार। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को जहर दे के मार दिया। चलो मैं आता हूँ फिर चलो। हाँ प्लीज। आखिर कोई सोच भी कैसे सकता है कि मैं खुद अपनी माँ को। केडी मेरी बात का यकीन कर कि जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है भाई। तू धीरज रख अशोक। कैसे रखूं? किसी ने मेरी माँ की जान ले ली है, पास चली गई है अकेले। केडी तू जानता है ना मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता हूँ, जानता है ना मेरे भाई। अशोक मैं समझता हूँ अशोक, भरोसा रख मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना। हाय सर। सर ये रहे केस के पेपर्स, FIR एंड मेडिकल रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से डेथ पॉइजन से हुई है। FIR में कहा गया है कि रात में सोने से पहले अशोक ने अपनी माताजी को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था। अगर अशोक निर्दोष है तो उसके विरुद्ध ये जो सारे सबूत है उससे भी बड़ी एक मुसीबत है। क्या सर? प्रोसिक्यूटर का नाम नहीं पढ़ा तूने? जयदीप ठकराल। तो क्या कलाम है उनका, मुजरिमों का काल ठकराल। सबूतों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से केस को आगे ले जाता है। कई लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया उसने। मिस्टर केडी पाठक, ठकराल साहब, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। आपके बारे में भी बहुत सुना है ठकराल साहब। ये भी सुना है कि आपको किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं। फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि मुजरिमों का काल है ठकराल। ये केस क्यों लिया आपने? किसी को वचन दिया है ठकराल साहब, जो अपने शब्द का नहीं वो अपने रब का नहीं। लेकिन पाठक साहब, केसेस जुमलों से नहीं सबूतों से जीते जाते हैं, तथ्यों से जीते जाते हैं। इतने वर्ष वकालत करने के बाद एक बात सीखा हूं ठकराल साहब, सत्य हमेशा सत्य नहीं होते। विश यू ऑल द बेस्ट। योर ऑनर, मैं अदालत का समय बचाने के लिए जाना चाहता हूं, इसलिए इस केस को सिर्फ 2 बातों में बयान कर देता हूं। पहली बात तो ये कि मुल्जिम अशोक सक्सेना एक शराबी और नाकारा व्यक्ति है जिसने दूध में जहर मिलाकर अपनी मां यानी कि मिसेस सक्सेना की हत्या कर दी। और दूसरी बात यह कि मैं अदालत के सामने एक चश्मदीद गवाह पेश करना चाहता हूं जिसका नाम है मधु, जो कि मिसेस सक्सेना की पर्सनल अटेंडेंट है। अनुमति है। मधु, अदालत को बताइए कि क्या हुआ था उस रात। मधु जी माँ के लिए दूध गर्म कर दिया? हाँ बस हो गया। चलो आज मैं माँ के लिए दूध ले जाता हूँ। माँ मुझे प्लीज माफ कर देना, प्लीज। सर अगली सुबह जब मैं माँ जी के कमरे में गई तो माँ जी मैंने अपनी माँ को जहर नहीं दिया। अच्छा, तो माफी किस बात की मांग रहे थे आप? मैं कभी भी एक अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ। हमेशा निराश किया मैंने अपनी माँ को। खुद को एक अच्छा बेटा साबित करने के लिए खुद को एक मौका देना चाहता था मैं।
मेरा एक संदेह दूर कीजिए श्रीमान अशोक सक्सेना साहब। आपने अपनी माता से क्षमा मांगने के लिए वही रात क्यों चुनी? कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। आपकी लड़खड़ाहट ये बता रही है मिस्टर अशोक सक्सेना कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था कि 2 दिन पहले आपको यह पता चल गया कि आपकी माता वसीयत में तब्दीली करना चाहती? क्यों ना अशोक सक्सेना की शराब की लत और नाकारापन से इनकी मां मिसेस सक्सेना बहुत दुखी थी और इस बात को लेकर मां बेटे में झगड़े हुआ करते थे और सारा परिवार इस बात से वाकिफ था। लेकिन 2 दिन पहले एक खास बात हुई ऑनर। मिसेस सक्सेना ने अपने खानदानी वकील रवि यादव को फोन किया। जी यादव जी, जैसा मैंने बोला था वैसे बदलाव कर दिए हैं ना वसीयत में। वसीयत के कागज लेकर घर आ जाइएगा। जी मिस्टर अशोक सक्सेना, आपको यह डर था कि कहीं आपकी मां आपको उनकी जायदाद से बेदखल न कर दे, इसलिए बदली हुई वसीयत पर दस्तखत करने से पहले आपने उन्हें मार दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं मुजरिमों का काल है ये टकरार, और बहुत जल्द आपको भी ये पता चल जाएगा मिस्टर अशोक सक्सेना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है योर ऑनर कि श्रीमती सक्सेना की मृत्यु दूध में मिलाए हुए जहर की वजह से हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस कप में जो थोड़ा सा दूध बचा था उसमें जहर पाया गया था और कप के ऊपर जो उंगलियों के निशान थे वो श्री अशोक सक्सेना साहब के ही। मधु ने यह बयान दे ही दिया है कि उस रात क्या हुआ। श्रीमती सक्सेना के वकील का बयान भी उनके एफिडेविट के साथ दर्ज है। केस बिल्कुल साफ है। मैं इस अदालत से अपील करता हूं कि मुल्जिम अशोक को मुजरिम करार दिया जाए। टकराल साहब, आप इस केस के परिणाम तक पहुंचने में अति शीघ्रता कर रहे हैं। अगर आपको आपत्ति न हो तो आपके इस चश्मदीद गवाह से मैं वार्तालाप करना चाहूंगा। चलिए, आप अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए मिस्टर पाठक, लेकिन मेरी गति में गतिरोध मत पैदा कीजिएगा। जैसे आपकी आज्ञा। तो मधु, तुम्हारे कथन के अनुसार तुम उस समय दूध को गर्म कर रही। जी। तत्पश्चात अशोक ने उसी दूध को कप में डाला और वो कप अपनी माताजी तक लेकर गए। सही कह रहा हूँ? यस। तो इस प्रतिक्रिया में क्या कभी भी किसी और व्यक्ति ने उस कप को या उस दूध को छुआ अथवा वो दूध या कप कभी आपकी आंखों से ओझल हुआ? दूध नहीं, सब मेरे सामने ही हुआ था। मधु, ठकराल साहब ने तुम्हें चश्मदीद गवाह कहा है। चश्मदीद गवाह वो होता है जो हत्या को होते हुए देखता है या हत्या की प्रतिक्रिया को देखता है। क्या तुमने अशोक को उस दूध में या उस कप में जहर डालते हुए देखा? नहीं सर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा था। अर्थात तुम चश्मदीद गवाह हो ही नहीं सकती। फिर ठकराल साहब, आप इन्हें चश्मदीद गवाह कह रहे हैं? क्योंकि पाठक साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस कप में बचे हुए दूध में विष था और ये सिद्ध हो चुका है। कप में जो बचा हुआ दूध था उसमें जहर था। बात तो उचित है ठकराल साहब की, जिसका ये अर्थ होता है, अब ये संभावना उजागर होती है कि वो जहर कप में जो दूध था उसमें नहीं मिलाया गया, किंतु जिस बर्तन में वो दूध गर्म हो रहा था उसमें मिलाया गया था और बर्तन में दूध आप ही गर्म कर रही थी। तो ये संभावना तो है अब मधु की वो विष दूध में आपने मिलाया हो। आपने मिलाया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब मेरे गवाह को झूठे इल्जाम लगाकर डरा रहे हैं। किंतु ये ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पाठक, अगर आपके पास विटनेस के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, इस समय मेरे पास इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं। मैं केवल इस संभावना को उजागर करने का प्रयास कर रहा था कि अशोक के अतिरिक्त किसी और ने उस दूध में विष मिलाया हो। अगर ऐसा है योर ऑनर तो ये भी संदेह के दायरे में आती है। सब
सर मैं 2 मिनट के लिए किचन से बाहर गई थी, मुझे फ़ोन आया था। हेलो। लेकिन सर वो मैं इसलिए बाहर गई थी क्योंकि किचन में मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, पर सारा वक्त मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी और उस वक्त किचन में कोई नहीं आया था। अंत में 2 ही प्रश्न पूछूंगा तुमसे मधु, केवल हाँ या ना में उत्तर देना। क्या यह सत्य है कि उस रसोई घर में एक द्वार और है जो डाइनिंग रूम की ओर खुलता है? हाँ लेकिन जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए, हाँ या ना में। क्या यह भी सत्य है कि जिस द्वार के बाहर तुम खड़ी होकर अपने दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप कर रही थी, वहां से वो दूसरा द्वार दिखाई नहीं देता है? हाँ सच है। बैठिए आप। धन्यवाद। इससे कुछ भी साबित नहीं होता है मिस्टर पाठक। क्यों साबित नहीं होता टकराल साहब? अगर आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो आपको भी लगेगा कि रसोई घर के जिस द्वार के बाहर मधु खड़ी होकर अपने दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप कर रही थी, वहां से वो रसोई घर का दूसरा द्वार देख नहीं पा रही थी। तो संभव है कि उस द्वार से कोई अंदर आया हो जिसने उस बर्तन में विष मिलाया हो जिसमें दूध गर्म हो रहा था। राइट? योर ऑनर, इस संभावना के चलते मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जिस बर्तन में मधु ने दूध गर्म किया था उस बर्तन की फोरेंसिक्स जांच की जाए और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती इस केस को यहीं स्थगित किया जाए। ग्रांटेड। इस केस की अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर हो सकता है ये काम मधु का हो। नहीं वरुण, माता जी को मारने का कोई कारण नहीं था मधु के पास, और अगर मधु मारना चाहती तो माता जी के खाने पीने की चीज में उनके दूध में विष मिलाकर उन्हें नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि हर कोई उस घर में जानता है कि माता जी के खाने पीने की चीज सिर्फ मधु ही देती थी उन्हें, तो संदेह सीधा उस पर जाता। संभव है कि हत्यारा चाहता था कि संदेह मधु पर जाए, इसीलिए विष दूध में मिलाकर दिया। और उसी समय दुर्भाग्यवश अशोक, जो कभी अपनी माता जी के लिए दूध नहीं लेकर जाता था, उसी रात दूध अशोक लेकर गया। इस आरोप में वो फंस गया। बड़ा ही पेचीदा मामला है। अगर ऐसा हुआ हो तो फिर वो तीसरा व्यक्ति कौन था जिसने विष डाला और कैसे प्रवेश किया उसने उस रसोई घर में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है वरुण। सर आपने अदालत में बोला था ना वो दूसरा दरवाजा, हो सकता है कोई उस दूसरे दरवाजे से आया हो। हाँ, उस रसोई घर में दूसरा दरवाजा है लेकिन बंद है। रसोई घर की ओर वहां गैस के सिलेंडर रखे हैं और पीछे की ओर डाइनिंग रूम की ओर शेल्फ रखे हैं। दरवाजा खुल ही नहीं सकता। आया कैसे फिर वो तीसरा व्यक्ति? और रसोई घर में तो उस रात मधु और अशोक के अतिरिक्त और कोई था भी नहीं। केडी पाठक। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि मैंने सोचा था वरुण, उस बर्तन में विष के कोई अंश नहीं। मतलब आपने बर्तन की जांच की अनुमति इसलिए मांगी ताकि हमें थोड़ा और वक्त मिल सके? हाँ, समय पाने के लिए मैंने अदालत में यह चाल चली। कड़ी छूट रही है वरुण। जब माताजी से मैं भेंट करने गया था तो माताजी ने पता नहीं यूं ही कह दिया था या उन्होंने कहा था मुझसे कि कोई उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। क्या? काश मैंने उनकी बात जरा गंभीरता से ली होती तो संभवतः आज वो जीवित होती। एक काम कर तू वरुण, माताजी के वकील से भेंट कर और पता लगा कि जो नई वसीयत माताजी ने बनवाई थी उसमें क्या क्या बदलाव किए थे। जी सर। संभवतः वहीं से हमें इस केस की कड़ी मिलेगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। धन्यवाद। अरे नैना, सुनो, बैठो यहाँ। बड़ा प्यारा टेडी बेयर है तुम्हारा। क्या नाम है? नाम है इसका कोई? मैंने भी तक इसका नाम नहीं रखा। बड़ा होकर क्या बनेगा ये? एक्टर। अच्छा,
तो तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? ऐसा कुछ नानी ने तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात की तुम्हारे फ्यूचर के बारे में? नहीं अंकल, दादी माँ ज्यादा बात नहीं करती थी। मम्मी कहाँ गई है? वो बाजार गई है। जाओ खेलो तुम। पी जाऊंगा। कप में दूध दिया गया था माता जी को, तो सेट है उसका और भी कप है? नहीं सर, असल में उस कप का इस्तेमाल बाबूजी करते थे, माँ जी ने बताया था मुझे। और उनके जाने के बाद माँ जी उसी कप में चाय या दूध पिया करते थे। तुम ही देती थी उन्हें? हाँ सर, मैं ही दिया करती थी। पर मेरा विश्वास करिए, माँ जी की जान लेने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ जी तो मुझे अपने परिवार वालों की तरह प्यार करती थी। जरा उनके शयन कक्ष में। रोहन, कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मिसेस सक्सेना अपनी वसीयत में इतना बड़ा बदलाव करना चाहती। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये रही उनकी नई वसीयत। लेकिन कानूनन ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस पर मिसेस सक्सेना के दस्तखत नहीं है। मधु, इस कमरे में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया तुमने? नहीं सर, सब कुछ वैसे ही है। अतीत के पन्नों में ही मेरी पोती का भविष्य छुपा है। मधु, माता जी तुम्हें परिवार का सदस्य समझती नहीं थी। वो जानती थी कि तुम इस परिवार की सदस्य हो। उनकी एक नहीं दो पोतियां थी, और एक पोती तुम हो। एक पोती तुम्हारी माता जी का पत्र है जो उन्होंने तुम्हारे पिता अशोक को लिखी थी मृत्यु से पहले। अशोक भैया मेरे पिता? ये माता जी के हाथ में आ गई होगी, अशोक तक पहुंची ही नहीं होगी। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके जाने के बाद तुम्हारा और कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए माता जी तुम्हें उनका सहायक बनाकर इस घर में लाई। तुम्हारी दादी की कमी तो अब पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी सहायता करो, तुम्हारी दादी के हत्यारे को हम पकड़ेंगे। उस रात जब मैं माता जी से मिलने आया था, मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातों से मैं आभास हो गया है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। क्यों हुआ? क्यों उन्हें ऐसा लगा होगा मधु? क्या तुमने कुछ देखा, सुना? इस घर में कोई विचित्र घटना, किसी पर संदेह है तुम्हें? तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। कब अपनी जिम्मेदारी संभालोगे? पूरा बिजनेस सुकेश के हाथ में चला गया और घर का सारा काम मैं करती हूँ, एक नौकरानी की तरह। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं?
नया काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं मेरे पास, ऊपर से माँ ने वसीयत बदल दी। वकील साहब को फोन किया था मैंने, लेकिन उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया। क्या करूं मैं, और जान से मार दूं अपनी माँ को? परेशान करके रखा है, घर में चैन है ना बाहर। समझ नहीं आता जाऊं तो जाऊं कहां। माँ जी, अब ना मैं भी आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखूंगी। आपकी चाय, दूध, दवाई, हर चीज़ का ध्यान रखूंगी मैं भी। अब ठीक है? तुम्हारे पिता अशोक ने माताजी को मारने की बात की थी। सुकेश घर में रिवॉल्वर लेकर आए और रोमिला बाजार से मांस काटने का छुरा। किंतु इस घर में तो सब शाकाहारी है। भाई साहब। अरे भाभी जी, आप आइए आइए, बैठिए। मुझे आपसे अशोक के बारे में बात करनी थी। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है उन पे। चिंता मत करिए भाभी जी, पूरा प्रयास कर रहा हूं। जितना विश्वास आपको अशोक पर है, उतना ही विश्वास मुझे भी उस पर है। इसे अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास आने वाला था बात करने। क्या क्या बात भाई साहब? मैं चाहता हूं कि आप ये चिट्ठी पढ़ें। जी, मधु अशोक की बेटी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके विवाह के पहले की बात है। अशोक और मधु की माताजी कविता के बीच में प्रण था। परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। ये बात अशोक भी नहीं जानता कि मधु उसकी बेटी है। वरुण, वरुण। यस सर। एक काम कर वरुण, सक्सेना परिवार के हर सदस्य पर नजर रख। और सुन, जाने से पहले अपना टेबल साफ कर ले, बिखरा हुआ पड़ा हो सब कुछ। कल सवेरे बिल्ली आएगी तो नाराज हो। राइट सर। सर पता नहीं आजकल मिसेस बिलमौरे को सारी चीजें जमा कर रखने की बीमारी हो गई। तो ये अच्छी आदत है, हर वस्तु अपने स्थान पर रखी। हर वस्तु अपने स्थान पर रखी गई। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सुकेश, जिस रात माताजी की हत्या हुई, क्या उस रात आप उनके शयन कक्ष में गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कुछ देखिए, ये इसमें से किसी वस्तु को पहचानते हैं आप? देख लीजिए, हाथ में देखकर ठीक से देख लीजिए। में से किसी भी चीज को नहीं पहचानता। मैं भी नहीं पहचानता। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाठक साहब? ये मजाक नहीं है टकराल साहब, ये ओसीडी। ओसीडी? ओसीडी, ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बत्ती जल रही है या नहीं, द्वार की कुंडी लगी है या नहीं, हर वस्तु को अपने सुनिश्चित स्थान पर क्रमांक अनुसार लगाता रहता है। जिस प्रकार से सुकेश जी ने इस ट्रे पर हर चीज अपने व्यवस्थित स्थान पर रखी है। क्यों सुकेश जी, आप ओसीडी से पीड़ित हैं? पाठक साहब, अगर सुकेश जी मानसिक रोगी हैं भी तो का अर्थ ये होता है सुकेश जी के
उस रात जिस रात आपकी माताजी की हत्या हुई थी, अशोक जी के वहां जाने के पश्चात आप अपनी माताजी के शयन कक्ष में गए। प्रमाण और ऑनर पुलिस द्वारा ली गई ये फोटोज, मैं आग्रह करूंगा कि आप इन्हें एक बार ध्यानपूर्वक देखें। योर ऑनर, इन चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि माताजी के सिरहाने के बगल में जो मेज रखी है उस पर हर वस्तु अपनी सुनिश्चित स्थान पर रखी गई है क्रमांक अनुसार। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि ये काम केवल आपका है, जिसका अर्थ ये होता है कि अशोक जी के जाने के पश्चात आप माताजी के कक्ष में गए थे। अब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात का प्रमाण मेरे पास क्या है। वहां मेज पर रखी हुई हर वस्तु की जांच कराई जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान उन पर अवश्य मिलेंगे। अब बताइए, आप कक्ष में गए थे या नहीं? आपने अपनी माताजी की हत्या क्यों? What? कक्ष में गए थे या नहीं? आपने अपनी माताजी की हत्या क्यों? What? मैं माँ के पास गया था, मैंने झूठ बोला पहले आपसे, मगर मैंने माँ को नहीं मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? मेरे सहायक ने यह जानकारी प्राप्त की है कि आपको अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा घाटा हुआ था और आपको बैंक गारंटी देनी थी और आपने अपना घर, आपका अपना घर नहीं, माताजी का घर आपने गिरवी रखा था बैंक के पास। जो कागजात आपने जमा किए थे बैंक के पास, उस पर आपकी माताजी के हस्ताक्षर थे, जबकि आपकी माताजी घर 3 हिस्सों में बांटना चाहती थी, तो वो घर वो बैंक के हाथों में क्यों देगी? जिसका अर्थ ये होता है कि जो हस्ताक्षर आपकी माताजी के थे उन कागजात पर, वो हस्ताक्षर आपकी माताजी के नहीं थे, आपके थे। आपने जाली हस्ताक्षर किए थे उन कागजातों पर। जब आपको ये पता चला कि आप बैंक का ऋण नहीं उतार पाएंगे, वो घर आपके हाथों से आज नहीं तो कल गया और इस बात का पता आपकी माताजी को लगेगा, तो आपने सोचा कि क्यों ना उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। आपने उनकी हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। ये भी पता लगा सुकेश जी कि आपने घर में रिवॉल्वर रखा हुआ है। संभवतः आप अपनी माताजी को गोली मारना चाहते थे। फिर आपने सोचा कि आपका रिवॉल्वर अगर आप चलाएंगे, गोली मारेंगे अपनी माताजी को, तो बात बाहर आएगी, आप फंस जाएंगे। आपने सोचा क्यों ना जहर देकर मार दिया जाए उन्हें, ताकि आप पर कोई संदेह ना करे। वो रिवॉल्वर मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी। मेरी परिवार को मारने की धमकियां मिल रही थी मुझे। मैं क्या करता? वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी जांच की है आपने पाठक साहब। लेकिन हमने भी थोड़ी सी जांच की और हमारे सामने भी कुछ चीजें आई। सुकेश जी अपनी माता के पास गए और उन्होंने सब कुछ सच सच उगल दिया। और श्रीमती सक्सेना ने बैंक में फोन करके अपने फिक्स डिपॉजिट से कर्जे की एक किस्त भी अदा कर दी। और बैंक ने एक योजना बनाई जिसके तहत सुकेश जी इंस्टॉलमेंट्स में कर्ज अदा कर सकते थे। और उसके लिए बैंक के मैनेजर खुद सुकेश जी के यहां आए और श्रीमती सक्सेना के साथ बैठकर ये डील की गई। योर ऑनर, ये है उस डील के कागजात। तो पाठक साहब, सुकेश जी के पास अपनी माता को मारने की कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, बल्कि वो आभारी थे अपनी माता के। तो पाठक साहब, आपसे मेरा आग्रह है कि अगली बार आप जब जांच करें, रिसर्च करें, तो जरा बेहतर तरीके से कीजिएगा, तथ्यों पर आधारित। योर ऑनर, मैं रोमिला जी को कटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें तो। रोमिला जी, कृपया बताएं, ये गृह कार्य में अचानक आपकी रुचि कैसे जागी? भाभी हमेशा घर का सारा काम करती थी और सारी तारीफें भी उन्हें ही मिलती थी, और मुझे सिर्फ उनके ताने। तंग आ गई थी मैं उन पर डिपेंड होके। किंतु ये बताइए कि एक शाकाहारी घर में आप मांस काटने का बड़ा छुरा उपलब्ध करके क्यों लेकर गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन? आपकी सूचना के लिए, हत्या चाकू से नहीं हुई। टकराल साहब, मैं भली भांति जानता हूँ कि हत्या उस विष से हुई है जो दूध में मिलाया गया, और वो दूध आपने खरीदा था बाजार से। बताइए, आपने खरीदा था? पाठक साहब, जी जी जी, क्या कह? दूध वाले बर्तन में विष नहीं था, ये रिपोर्ट आ चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है। विष उस प्याले में था जिसमें थोड़ा सा दूध रह गया था, और उसे आपके क्लाइंट अशोक सक्सेना के अतिरिक्त किसी और ने नहीं छुआ था। इसलिए हत्या की है अशोक सक्सेना ने। हाँ, मैंने किया है। अशोक, मैंने किया है ये। अशोक, क्या कह रहे हो? चुप जाओ। ये सच है केडी। मैं नहीं मारा अपनी माँ को।
मैंने दिया उस दूध में जहर। मैं नहीं मारा अपनी माँ को, मैंने दिया उस दूध में जहर। पाठक साहब, पहली मुलाकात में मैंने आपसे क्या कहा था? मुजरिमों का काल है ये टकरा। अद्भुत बात है, पर सुकेश की जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई तुझसे? आई एम रियली सॉरी सर। मैं बाकी के पेपर्स बैंक से लेकर आया था, लेकिन फाइल करना भूल गया। वरुण का मिस्टेक नहीं है केडी, मेरा मिस्टेक है। वरुण तो पेपर्स तुम्हारे टेबल पर रखा था, पर क्लीनिंग के टाइम पे मैं गलती से गलत फाइल में रख दी। बिली, झूठ मत बोलिए। मैं देख रहा हूं मेज पर कल मैं रात को जहां कलम रख कर गया था, कलम वही है, राइटिंग पैड भी वही है। आपने मेज की सफाई की नहीं, वरुण को बचाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मारा अपनी माँ को, मैंने दिया उस दूध में जहर। वरुण, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने वाली थी, कौन सा विष उपयोग किया गया है आई? जी सर, मैं वो रिपोर्ट लेकर आया। तो आपने अपनी माताजी की हत्या की उनके दूध में विष मिलाकर? हाँ, मैंने की। आपने अपनी माताजी को मारा। अदालत को बताइए अशोक, कौन सा विष मिलाया था आपने दूध में? वो याद नहीं आ रहा, या मेरे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं आपके पास? वो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। किंतु उससे पहले योर ऑनर, मैं इनकी पत्नी लीना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। सर्वप्रथम योर ऑनर, मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहूंगा कि दूध में जो विष मिलाया गया था जिसके कारण माताजी की मृत्यु हुई, उसका नाम ज़ैक्सोनिटिन है। 6 आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है योर ऑनर। ये औषधियां आयुर्वेद में अलग अलग रोग की चिकित्सा के लिए अलग अलग प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। और लीना जी, आपको तो अधिक मात्रा में आयुर्वेद का ज्ञान होगा, आपके पिताश्री बहुत महान वैद्य हैं। आपके पेट की जलन का इलाज है मेरे पास। मिश्री, सौंफ और हरी इलायची का 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के पी लीजिएगा, बस आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा। बहुत बहुत आभार मानता हूँ आपका कि जो नुस्खा आपने दिया था मुझे आयुर्वेदिक, उससे बहुत लाभ हुआ मुझे। जहाँ हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना, योर ऑनर, ये क्या अनर्गल बातें चल रही हैं? पाठक साहब के मुवक्किल श्रीमान अशोक सक्सेना जी ने इकबाल जुर्म कर लिया है। अब ये फालतू में अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, ठकराल साहब को तो वकालत में वर्षों का अनुभव है। पिछली सुनवाई में इन्होंने मुझे सलाह दी थी मुफ्त में योर ऑनर कि जब भी मैं केस का अध्ययन करूं तो उसे ठोस रीत से करूं। वैसा ही मैंने किया। मेरे सहायक ने पता लगाया कि अशोक के घर के निकट 3 आयुर्वेदिक औषधि की दुकान है। तीनों दुकानों पर वो गया अशोक और लीना जी का चित्र लेकर। उसमें से एक दुकानदार ने लीना जी को पहचाना। मात्र इतना ही नहीं योर ऑनर, उस दुकानदार ने मेरे सहायक वरुण को एक बिल की कॉपी दी, जो बिल आपके नाम पर पड़ी गई थी लीना जी, जब आपने वो 6 औषधियां वहां से ली थी जिनसे आपने विष बनाया था। योर ऑनर, उस विष को कभी दूध में मिलाया ही नहीं गया। उस विष को बनाकर लीना ने उस कप पर रगड़ दिया था जिस कप में माता जी दूध पिया करती थी। योर ऑनर, लीना को पता था कि हर रात की तरह उस रात भी मधु माता जी के लिए गर्म दूध लेकर जाएगी, किंतु दुर्भाग्यवश उस रात अशोक दूध लेकर गया। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ठकराल साहब ने एक बात उठाई थी। ये कहा था कि उस कप को अशोक जी के अतिरिक्त अगर किसी ने छुआ ही नहीं तो किसी और का उस दूध में विष मिलाना संभव ही नहीं। इसी बात को अशोक समझ गया। यार, वो जानता था कि घर का सारा काम लीना ही करती है,
और यही बात इस कटघरे में रोमिला ने भी कही थी। भाभी हमेशा घर का सारा काम करती थी। वो जानता था कि उसके अतिरिक्त केवल उसकी पत्नी लीना ने उस कप को छुआ, और उसकी पत्नी लीना ने ही उस कप में विष घोला। लीना जी, अब मैं आगे कहूं या बाकी की राम कहानी आप सुनाई? हाँ मैंने किया, वो सब कुछ किया जैसे आपने बताया। लेकिन मैं अशोक को बचाना चाहती थी, और उस रात मैं आपके ऑफिस आई थी, सच बता दे। लेकिन उसके पहले आपने मुझे अशोक की उस नाजायज औलाद के बारे में बता दी। मैं अंदर ही गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया अशोक, और तुमने मुझे ये सिला दिया। लीना, ये क्या कह रही हो तुम? लीना जी, बहुत बड़ी भूल कर दी आपने। मैं समझता हूं कि आपने जो किया अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए किया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि माताजी आपके पति अशोक को अपनी धन संपत्ति से बेदखल करने वाली है, किंतु ऐसा नहीं था। वो केवल मधु का नाम उस वसीयत में जोड़ना चाहती थी। आपको समझने में भूल हो गई। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत लीना सक्सेना को दोषी पाते हुए उस पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है, और साथ ही अशोक सक्सेना को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आ गया है ठकराल साहब। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक, मगर ये मत समझिएगा कि आपने मुझे हरा दिया है। हम फिर मिलेंगे इसी अदालत में, तब आपको पता चलेगा कि मुजरिमों का काल ठकराल। किंतु अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि असत्य का घातक केडी। अंकिता दीदी, अंकिता दीदी, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे। चित्तू नहीं मारा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? ये तो कहाँ है? मैंने नहीं मारा। तुमने किससे मारा? ये सब उसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से? उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से। उसकी वजह से। कौन है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई, गाड़ी के अंदर वो दरवाजा खोल के देखो, गाड़ी के फ्रंट सीट पे है वो। हेलो टीडी, कैसे हो मेरे दोस्त? कौन? डॉन, और डॉन की तलाश 12 मुल्कों की लड़कियां कर रही हैं। आई एम डॉन, डॉन, डॉन। तुम क्या उतने ही बुरा दिखते हो जितना बेसुरा तुम गाते हो? देखना चाहोगे? फ्रेंड्स बुक पर हो
अरे जी, आपके पीछे हाथ किसका है? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, और इस केस में उसका भी हाथ नहीं। किसका? अंकिता वोरा का, जिसे पुलिस ने अपने पति की जान लेने के लिए पकड़ा है। माय लॉर्ड वो बेकसूर है। देखो भाई, तुम जो भी हो, ये मजाक मेरे साथ। किसी को खून के इल्जाम में फंसाना मजाक नहीं है कैरी, और मुझसे बेहतर तुम जानते हो इस बात को। इसीलिए गोल चौकी पुलिस स्टेशन, अंकिता वोरा फौरन वहाँ पहुँचो। ओवर एंड आउट। तुम्हें किसने बताया अंकिता वोरा के बारे में? उसकी बहन ने? नहीं, वो छोड़ना, कौन से सेल में ये बता दे। लगता है तुमसे पीछा छुड़ाना इस जन्म में तो मुश्किल है। चलो। अरे ये हैरी यहाँ क्या कर रहा है कठपुतली? पर तुम्हें इसका नाम कैसे पता कि हैरी है? नहीं, क्योंकि इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में जो तिल है उस पर इसका नाम लिखा हुआ। तू देख, मैं अंकिता से मिल के आता हूँ। अंकिता, मैंने अनीश को नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए, ये सब उस हैरी की वजह से हुआ। मैंने नहीं मारा उसे। अकबरे, मैग्नीफाइंग ग्लास ला तो। हैरी तो एक कठपुतली है। मेरे हस्बैंड अनीश का पपेट है। अनीश एक वेंट्रिलोक्विस्ट। अच्छा, अनीश जी गरुड़वादी थे, तो दोनों का साथ में एक समय था जब अनीश और हैरी का एक्ट बहुत मशहूर हुआ करता था। काम कर हैरी, सबको बता दे। बोल, तू गधा है। तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अरे यार, तू तो समझ ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे बोल कि मैं गधा हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो हो गए। ये क्या किया तुमने? मैं देख रही थी ना। तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं देखता ये तमाशा। 4 साल हो गए, कोई ढंग का काम नहीं है मेरे पास। और ये मनहूस, ये अब बेताल की तरह लटकता रहता मेरे ऊपर। सोच लिया मैंने कि अब ये कॉमेडी बंद करके कोई बिजनेस करूं। ये तुम्हारा पैशन है? तुम हैरी? खत्म हो गया पैशन, मर गया है। मेरा बस अभी एक ही सपना है, रेस्टोरेंट खोलूंगा मैं। अनीश, बिजनेस करेगा? तेरा बिजनेस मैं जानता हूँ अनीश। तेरे पति का चक्कर चल रहा है। अंकिता, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दुश्मन तो अब अनीश है, हम दोनों का। पहले मुझे लगा कि ये मेरी नींद की गोलियों का असर है। ये एक लकड़ी का पपेट कैसे बोल सकता है, वो भी अपने आप। ये बात तुमने अनीश को बताई? हाँ, मैंने उसे ये बताया, लेकिन उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा वहम है, मैं पागल हूँ। लेकिन 2 दिन बाद जब अनीश होटल के बिजनेस के सिलसिले में पुणे गए थे और मैं घर साफ कर रही थी,
अंकिता, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो अनीश, वो अनीश नहीं रहा जो पहले था। मुझे पता है, मैं उसके साथ जो रहता हूँ हमेशा, मैं जिंदा हूँ और उसके सीक्रेट जानता हूँ। अनीश का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से चक्कर है। तुमसे कहकर गया है कि वो पुणे में है ना? अभी जुहू के ड्रीमलैंड होटल फोन करो और रूम नंबर 231 के अनीश वोरा के बारे में पूछो, तभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा। डू इट। हेलो, होटल ड्रीमलैंड, रूम नंबर 231, मिस्टर अनीश वोरा से बात कर सकती हूँ? हेलो। अरे मत करो बाबा, स्टॉप। हेलो हेलो, पता नहीं कौन पागल। आई एम सॉरी अंकिता, पर अच्छा है कि तुम ये बात अभी जान गई। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर की आवाज तो अनीश की है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो? सवाल ये नहीं कि मैं जिंदा कैसे हूँ, सवाल ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें जीते जी मार रहा है। उस जैस्मिन के लिए उसने तुम्हें और मुझे दोनों को ठुकरा दिया है। क्या इसका बदला हम नहीं लेंगे अंकिता? हाँ तो अंकिता जी, आपको इस गुड्डे ने आपके पति के अफेयर के बारे में बताया? जी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी मिसेस अंकिता। हाँ फिर बताइए आगे क्या हुआ? हर दिन हैरी मुझे अनीश के बारे में नए नए राज बताने लगा, जिससे कि अनीश के ऊपर जो शक था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगे। उसकी काले पेंट की दाईं जेब में देखो, फिल्म के 2 टिकट मिलेंगे। नाइट शो और कह के गया था कि किसी बायर से मिलने जा रहा हूँ। झूठा। उसके बैग में टोलरन ज्वेलर्स की एक रसीद है, 2 लाख के एक हार की। वो हार उसने तुम्हें नहीं, जैस्मिन को दिया है। मत कर। तो स्ट्रेंज बात ये है कि इतना कुछ आपको पता था, उसके बावजूद आपने अपने पति को कन्फ्रंट नहीं किया? किया ना, मैंने उनसे बात की, लेकिन वो मेरी बातों को टाल देते थे। वो कहते थे कि ये सब मेरा वहम है, मैं पागल हो गई हूँ। पर तुम्हें किससे पता ये? हाँ, क्या कर रही हो तुम? किससे बात कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? लेकिन एक रात जब अनीश घर पर नहीं था, अचानक फोन बजा। हेलो अंकिता, अनीश, क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जैस्मिन। अंकिता तुम सही थी, मैं इस वक्त चाइना क्लिक पर हूँ, प्लीज हो सके तो आ जाओ। अनीश! अनीश! हेलो फाल्गुनी, किसी वक्त चाइना क्लिक पहुंचा। कुछ सवाल मत कर। अनीश वहाँ है, मुसीबत में है, तू जल्दी आ। हाँ चल बाय। उसी का फोन था ना? मत जाओ चाइना क्रीक, तुम्हें मारने का प्लान बनाया है उन दोनों ने। वहाँ से नीचे धकेल देंगे तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अनीश की आवाज सुनी, वो मुसीबत में है। मैं जा रही हूँ। मुझे भी साथ में ले लो, मुझे अनीश पे भरोसा नहीं है।
मुझे बचा दो। मैं तो सिर्फ अपना पैर खत्म करना चाहता था। चलो नहीं अंकित, यही मेरी सजा। कह रही हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई लव यू अंकित, आई लव यू। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अनीश ने खुद वहां से छलांग लगाई, आपने उसे धक्का नहीं दिया? हाँ। अरे वाह, एक और कहानी। उसे अनीश वोरा की बॉडी कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश पुलिस को घटनास्थल से अनीश जी के फटी हुई खून से सनी कमीज प्राप्त हुई है। उनका देह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। नदी में वो गिरे थे, वो मगरमच्छ से भरी हुई। संभव है कि तो मगरमच्छ उन्हें खा गया हो या उनका देह बहता बहता कहीं चला गया हो। योर ऑनर, ये चाकू जिस पर अंकिता जी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं, ये सब कुछ बयान कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर मुद्दा चाकू का नहीं है, मुद्दा तो इस पपेट का है, हैरी, जो कि बोलता है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस भी लेते हैं जो इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से खोल देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये हैरी बोलता है मुझसे, और हैरी को सब कुछ पता है कि उस रात क्या हुआ था। ठीक है, फिर हमें हैरी को कटघरे में बुलाकर सारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। दीक्षित, योर ऑनर, अगर हैरी अंकिता जी से बात कर सकता है तो मुझसे भी तो कर सकता है ना। हैरी से पूछते हैं। हैरी जी, जरा बताइए कि क्या आपने अंकिता जी के कान भरे थे अनीश जी के खिलाफ? प्लीज बताइए, शर्माइए मत। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज। मिस्टर पाठक, ये मुझसे तो बात ही नहीं कर, प्लीज। उर्मी जी, ये अदालत है। ट्राई नॉट टू बी रिडिकुलस। मिस्टर पाठक, क्या देख रहे हैं आप? योर ऑनर, मैं देख रहा था कि उनके अंदर कहीं कोई ऐसा यंत्र तो नहीं लगा जिसके कारण ये बोलते हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है और ऐसा कोई यंत्र बरामद नहीं हुआ है मिस्टर पाठक। और अगर आपको फिर भी कुछ चेक करवाना है तो अपने क्लाइंट का दिमाग चेक करवाइए, जिसने एक पपेट के बोलने पर अपने पति को मार डाला। नहीं, मैंने अनीश को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। नहीं मारा है मैंने अनीश को। आपके कहने से कुछ नहीं होता मिसेस अंकिता। आपके घर के सेवक मिस्टर मेघ जी भी यही बताएंगे। पता नहीं साहब, पिछले महीने से दीदी को क्या हो गया था, इस गुड्डे के साथ घर में अकेले बैठी रहती थी और इससे बतियाती भी रहती थी। तो क्या तुमने पपेट को इनसे बात करते हुए देखा या सुना? ऐसी बात कर रही हैं आप, ये तो एक बेजान चीज है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी ये जो मैडम है वो थोड़ी सी, अब क्या कहें, ज्यादा दिनों तक घर में अकेले रहने से शायद दीदी का दिमाग सनक गया है। जी नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरी दीदी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है। दीदी तो हमेशा से ही एकदम सुलझी हुई और समझदार है। तो अच्छा, आप बताइए, आपने कभी हैरी को आपकी दीदी के साथ बात करते हुए सुना, या आपकी दीदी ने आपसे कभी कुछ ऐसा कहा? दीदी ने कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं तो मणिपाल में थी, अपने कॉलेज में। दीदी से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। और जज साहब, अगर मेरी दीदी कह रही हैं कि उन्होंने जीजू को नहीं मारा, तो वो सच ही बोल रही है। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। थैंक। एक मिनट, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे। ये बताइए कि आप जैस्मिन जी के बारे में क्या जानते हैं? जैस्मिन मेरे जीजू की पहली गर्लफ्रेंड है। दरअसल शादी से पहले
उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर फैमिली इश्यूज की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर जीजू ने मेरी दीदी से शादी की। आपको लगता है कि विवाह के पश्चात भी आपके जीजा जी और जैस्मीन के बीच कुछ पता नहीं, पर अगर मेरी दीदी कह रही है तो शायद सच ही कह रही होंगी। योर ऑनर, मैंने जुहू के ड्रीमलैंड होटल से पता करवाया। वास्तव में वहां अनीश जी ने कमरा बुक किया था 2 लोगों के। केवल इतना ही नहीं, तोलाराम जौहरी का भी यही कहना है कि उनसे अनीश जी ने 2 लाख रुपए का नेकलेस बनवाया। मिस्टर पाठक, आप ये साबित करना चाहते हैं कि हैरी ने जो कुछ भी कहा वो सच था? आई एम सॉरी, सच थोड़ी है, मतलब हैरी ने कुछ बोला? उर्मी जी, सत्य सत्य होता है और सत्य कोई भी बोले, सत्य सत्य ही रहता है। अनीश और मेरे बीच जो कुछ भी था वो अनीश की शादी से पहले तक था। पिछले 3 सालों में अनीश से मिलना तो दूर, मैंने उसके साथ फोन पे बात तक नहीं की है। फिर अनीश जी ने ऐसा क्यों बोला कि आप उनकी जान लेना चाहते हैं? ये अनीश का नहीं, ये इस अंकिता का कहना है। सर हमेशा मुझ पर शक करती है कि मैं इसका पति इससे छीन लूंगी। सर प्रोसिक्यूटर सही कह रही हैं, ये पागल हो चुकी है और पागलपन में इसने अपने पति को मार डाला। वो कौन हंस रहा है अदालत में? प्लीज कीप क्वाइट। क्या कह रही थी आप? उस रात मैं मुंबई में ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी अहमदाबाद में, मैं वहीं पर थी सर। लेकिन Who is breaking the decorum of the court? Please keep quiet. मिस्टर पाठक, आप क्या देख रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये हंसी हैरी की थी? योर ऑनर, मुझे Court is adjourned. अरे दवे, ये पुतला पुलिस के पास कब से है? क्राइम सीन उसी रात। मुझे आपत्ति ना हो तो मैं 1 दिन के लिए रख लूं। पर केडी, ये इस केस का अहम सबूत है। सबूत से क्या अर्थ है? ये चश्मदीद गवाह है। नहीं, पर तो फिर 1 दिन के लिए मुझे देने में क्या है? अच्छा ठीक है, रख लो। शायद ये पुतला तुम्हें खूनी का नाम बता दे। वैसे मिस्टर पाठक, आपने बताया नहीं ये केस आपको मिला कैसे? आपने भी तो नहीं बताया कि आपने घर में बिल्ली पाल ली। आपको कैसे? छोड़िए, मैं चलता हूँ, केस की तैयारी करता हूँ। तो आपने अदालत में क्यों नहीं बताया कि इस पपट ने आपको फोन करके वो केस दिया था? क्या बोलता मैं कि कठपुतली ने मुझे केस दिया है? मतलब तू नहीं चाहता कि आज के बाद में कोई और केस लड़ूं? वैसे भी मुझे नहीं लगता इस कठपुतली ने मुझे केस दिया है। वो आवाज संभवतः असल हत्यारे की है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है वरुण, ये जो कठपुतली है ये दवे के पास था, पुलिस स्टेशन में था, तो वहां से कोई क्यों और कैसे मुझे फोन करेगा? दवे ने तुम्हारे को सटाने के लिए। इस पपेट ने ही आपको कॉल किया होगा। आइए, पधारिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस कठपुतली ने मुझे फोन किया? सर, मेरा नाम अभिरूप सूद, मैं एक कलेक्टर, एंटीक कलेक्टर। और ये पपेट कोई आम पपेट नहीं। अनीश ने चाइना के एक मशहूर जादूगर आइन कम चैन से इसे खरीदा था। सर, प्राचीन समय में चाइना में ऐसे कई पपेट्स थे जो जादूगर अपने पास रखते थे। कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उनके पपेट्स में चली जाती थी। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हैरी के अंदर किसी चीनी जादूगर का रूह पॉसिबल है। इसीलिए तो
ये पपेट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए कितने का चेक दूं मैं आपको? अव्वल तो ये कठपुतली मेरी नहीं है। इसका मालिक तो मर गया और मालकिन जेल में, तो इस बेचारे अनाथ पपेट को नहीं गोद ले लेता। ये मेरा कार्ड है, अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लाइंट से इसे देखने की परमिशन ले सकते हैं। वैसे यकीन मानिए ये पपेट मामूली नहीं है। चलता हूँ। चाइनीज जादूगर की रूह, वो भी इसमें। Isn't it funny, sir? How is it possible? अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। मेरे कान बज रहे हैं यहाँ पर सचमुच। I'm going home, केडी। इसको पहले बाहर निकालो, फिर मैं आऊंगी। आप प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? वो जल्दबाजी में ना मैं अपने घर का लॉकर बंद करना भूल गई और उसमें बहुत सारे जेवर हैं। आप मेरी बहन फाल्गुनी को कह देंगे कि वो सारे जेवर वो अपने साथ रख ले। जी, आपका संदेश मैं आपकी बहन तक पहुंचा दूंगा। एक बात बताओ गीता, ये जब हैरी तुम्हारे साथ बात करता था तो क्या इस प्रकार से मुंह हिलता था उसका? हाँ, यही तो हैरानी की बात थी। अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। विचित्र बात है, जब मेरे साथ था मेरे कार्यालय में इसने बात की थी तब भी इसका मुंह खुल नहीं रहा था। इसने आपके साथ बात की? हाँ। देखा, मैंने कहा ना, हैरी जिंदा है, वो बोलता है। हैरी, केडी सबको बताओ ना सच क्या है। केडी। हाँ मिस्टर सूद, बोलिए। मेरे ऑफर के बारे में मैडम से बात की? बाद में बात करेंगे। थैंक यू। दीदी ने कहा है कि मैं उनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पैक करके अपने साथ रख लूँ। इन सबको मैं लॉकर में रख दूंगी। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो मैं खुद ही बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है दुबई में। आपकी बहन जेल में है और आप दुबई जा रही हैं? वैसे भी दीदी हमेशा के लिए थोड़ी ना जेल में रहने वाली हैं। दीदी तो बेकसूर हैं। वैसे भी केडी जैसे वकील हैं उनके साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अजीब बात है। क्या हुआ? दीदी ने जो ज्वेलरी की लिस्ट दी है, इनमें से 2 हार और एक डायमंड की रिंग मिसिंग है। बस से मिस्टर पाठक, आपने बहुत जल्द डिसाइड कर लिया। हाँ, डिसाइड तो करना ही था। कल केस की सुनवाई है। वैसे दिन कौन सा है कल? कल फ्राइडे। ये आप को फ बोलने की आदत है। और Why you asking? यही आदत हमारे हैरी साहब में भी है। को फ बोल। केस कॉल, फॉरन, फ्री, ऑफर। भाई ऐसा तो नहीं कि आप ही की ध्वनि है हैरी सर में। एक सलाह देता हूँ आपको, जब नकली मूंछ लगाते हैं ना हम, थोड़ी गोंद ज्यादा लगानी चाहिए, नहीं तो निकल जाती है, जैसे कि आपकी अभी निकल रही। अब निकाल लीजिए, पूरा निकल तो गई है। बाबा, बिना मूंछ के अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम कॉलेज बॉय वाली लुक आ रही है। केडी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखिए, किया तो आप ही नहीं है। ये केस भी मुझे आप ही ने दिलवाया है हैरी के द्वारा। लेकिन ना, क्यों मुझे शंका हो रही है कि वो जो हैरी था वो ये हैरी नहीं था, ये हैरी वो हैरी नहीं है, कोई और ही हैरी है। जी हाँ, वो डुप्लीकेट था। चलिए, अभी आप बोल ही रहे हैं सब कुछ, तो ये भी बोल दीजिए कि आप हैं कौन और क्यों कर रहे हैं इसे। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। नया सुराग मिला जो इस केस को हिला देगा। केस तो हिल चुका हुआ,
केस को हिलाने वाले से मिलिए, हमारे अनिरुद्ध सूद साहब, है ना? नहीं, दिव्यकांत चतुर्मुखी। क्या बात, कहानी में एक और ट्विस्ट। क्या पुलिस को अनीश वोरा की बॉडी मिली? जी नहीं योर ऑनर, खोज चल रही है लेकिन उनकी शरीर का कोई अता पता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ उन्हें पूरी तरह से खा गए हों। योर ऑनर, इसलिए बेहतर है कि हम असल हत्यारे की खोज करें। हाँ तो मेघ जी, 2 हार, 1 हीरे की अंगूठी। अब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, फिर से समझा दूं। 2 हार जो गले में पहने जाते हैं, 1 हरे जड़ाऊ का, 1 सोने का और 1 अंगूठी जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये सब माल किसे बेचा तुमने और कितने पैसे मिले थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। योर ऑनर, ताल्लुक है और कुछ ही क्षणों में मैडम को पता चल भी जाएगा कि क्या ताल्लुक है। बताओ बताओ, जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास, अब हत्यारे को भी ढूंढना है। बताओ कहाँ बेचे थे, कितने पैसे मिले? साहब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये 2 हार और ये हीरे की अंगूठी जो तुमने चुराए, तुमने बेचे थे, पकड़ के लाए हैं, तुम्हारे घर से बरामद हुआ है ये माल। साहब ये सब तो नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे है, तुम्हारे घर से निकला है भाई। साहब नकली है ये सब। ये सब नकली है, कैसे पता तुम्हें? असली तो मेरे। असली तो कहाँ? मेरे भाई के घर पर। झूठ बोला था तुमने इन्हें फंसाने के लिए। हाँ। चलो अब सच बताओ क्या है। मुझे लगा दीदी और साहब के अलावा और कोई तो नहीं जानता है कि घर में क्या गायब है, इसलिए मैं दीदी को पागल। अर्थात तुमने तब झूठ बोला था। सत्य ये है कि तुम्हारी मेम साहब अंकिता जी का दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन सब ठीक है। साहब अभी तो मुझे अपने संतुलन की फिक्र हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंकिता दीदी उस गुड्डे से बातें करती थी और ये गुड्डा भी उनसे बातें करता था। साहब मैंने बहुत सारी भूतों प्रेतों की कहानियां सुनी है और अब देख भी लिया। साहब जी गुड्डा जिंदा है, दीदी से बातें करता है, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मुझे लगता है ये अंकिता जी के साथ साथ मेघराज का भी इलाज करवाना पड़ेगा। गुरु जी, हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति बोले तो झूठ बोले, किंतु अगर 2 व्यक्ति वही बात बोले तो संभव है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। क्या कि ये हैरी, ये पपेट बोलता है? जी। अच्छा पाठक, आप कब से ऐसी अंधविश्वासी बातों में यकीन करने लगे? उर्मी जी, जब इस अंधविश्वास के पीछे का विज्ञान में अदालत में खोलूंगा, आप भी विश्वास करने लगे। क्यों जैस्मीन जी, आप इंजीनियर हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हाँ तो पूछ रहा था, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? देखिए सर, मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है ना, सीधा सीधा अनीश ने कहा था कि आपने उसे चाकू मारा। सर प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अनीश को नहीं मारा मैंने अनीश को। इनफैक्ट मैं उस रात मुंबई में ही नहीं थी। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैंने नहीं मारा। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये फिर से हंसी? कौन है ये? योर ऑनर, पिछली अदालत में भी इसी मोड़ पर हंसी आई थी जब ये जैस्मिन गवाही दे रही थी। अरे भाई कौन है, प्लीज बाहर निकलो। ये मैं हूँ डार्लिंग, रिलैक्स। सुना आपने ये? This is impossible. क्यों? मैं बोल क्यों नहीं सकता? हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, आप कहो तो मैं डांस भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है, इसलिए आज नहीं। और असली कलाकार कोई और है जिसने ये पूरा गेम खेला। This is not happening.
तीनों रात में। सत्य बोल रहा है उर्मी जी, ये सत्य बोल रहा है। आगे पूछिए, उत्तर देगा वो। अरे ये सब कुछ सच बता दो। तुम जानते हो ना उस रात क्या हुआ था? ये लोग नहीं जानते उस रात क्या हुआ। प्लीज इन्हें सच बता दो। डोंट वरी अंकिता, अब मेरा खामोश रहना सही नहीं है। सर, इस केस का विलन है वरुण। वरुण कटघरे में आकर बताएगा और साथ में वो बक्सा भी ले आना दोस्त। वरुण जी, क्या है तारे में, बक्से में? पिताजी, मुझे लग रहा है कि ये सारा आपका सामान है। देखिए, इसमें तो मेरी निजी चीजें और गहने हैं जो मैंने फाल्गुनी से कहा था कि वो घर से ले जाए। गणेश देव की मूर्ति, ये जेवर, कंगन, दांत। ये दांत तो अनीश का है, उसका नकली दांत है। तो ये क्या आपने उनके याद के लिए एक निशानी रखी है? क्यों दांत जेवरों के साथ? समझा नहीं। नहीं, इस नकली दांत के बारे में फाल्गुनी से मैंने कभी नहीं कहा। योर ऑनर, पता नहीं था फाल्गुनी को इस दांत के बारे में। अगर आप अनुमति दें तो उन्हें यहाँ बुलाकर पता लगवा। बुलाओ, आ जाओ फाल्गुनी, आ जाओ। मैं समझा ही नहीं। इतने सब भगवान की मूर्ति, इतने बेशकीमती जेवर, में नकली दांत क्यों लेकर, क्यों कहाँ लेकर जा रही थी वो दांत? वो शायद गलती से। नहीं, देखिए, ये जो दांत बनता है, ये तो जो व्यक्ति होता है उसके नाप अनुसार बनता है। तो अर्थात इसका उपयोग तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए वो दांत बना हो। और अनीश जी इसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी तो मृत्यु होगी, स्वर्गीय हो गए वो, या फिर मिस्टर पाठक, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संभवतः वो दांत आप उन्हें देना चाह रही थी, अनीश जी को। कहानी में ट्विस्ट है। आपको इतना तो पता है कि नहीं कि आप कुछ दिनों बाद दुबई जा रही हैं नई नौकरी के सिलसिले में? जी हाँ, पर इसके बारे में मैंने आपके असिस्टेंट को बताया था। हाँ, बताइए। लेकिन आपने ये नहीं बताया था मेरे सहायक को कि आप जिस फ्लाइट से जा रही हैं JW 494, आपकी जो सीट बुक की गई है उसके 4 सीट आगे जो सीट रिजर्व की गई है 23J, उस पर कौन बैठा है? और वो बुकिंग आप ही के ट्रैवल एजेंट ने की है। उसकी जो पासपोर्ट और वीजा की फॉर्मेलिटी की गई थी उसकी कुछ सूची है मेरे पास। निर्मल राय का वीजा एप्लीकेशन, फोटो देखिए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनीश जी जैसा चेहरा है इनका मुख। योर ऑनर, निर्मल राय अर्थात अनीश बोरा। तो अनीश बोरा ही है? अनीश जी जिनकी हत्या का केस चल रहा है, उनकी हत्या हुई नहीं, वो अभी तक जीवित है। ये भी जानना चाहता था आपसे, जो दुबई आप जा रही हैं, आपको नई नौकरी वहां प्राप्त हुई है, ये अवश्य गारंटी देता हूं मैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी में आपको नौकरी मिली होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो पिछली सुनवाई में आपने मणिपाल का जिक्र किया। अधिकतम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो वहीं स्थापित हैं। थोड़ी सी छानबीन की तो हमें पता चला कि आप तो वहां से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करके निकली। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि ये
ऐसे यंत्र बना सकती हैं जो स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर चलें, बोलें, देखें। जो मुझे रिमोट कंट्रोल से बुलवा ले। बताओ केरी, कल रात को क्या हुआ था? योर ऑनर, हैरी जो बोल रहा है मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। कल रात में जब हैरी के पुतले की छानबीन कर रहा था योर ऑनर, तो अंदरूनी हिस्से पर मुझे छेद नजर आए, जैसे छेद जहां से लगा कि किसी ने स्क्रू निकाले हो योर ऑनर, जिसका तात्पर्य ये होता है कि किसी ने अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया था जिसके आधार पर वो हिल सकता था योर ऑनर, चल सकता था। और अगर इसी पुतले में आप माइक्रोफोन और कैमरा लगा दें तो ये देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। रोबोटिक। Am I right or am I right? मतलब हैरी का बोलना, मुझे देखना, सुनना, ये सब उसके अंदर फिट हुए कैमरा और माइक की वजह से था। जी अंकिता जी। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब पुलिस को ये पपेट बरामद हुआ तो पुलिस को तो इसमें कोई यंत्र नहीं मिला था। ओ वाह, ये योर ऑनर की जो पुतले का संचालन रोबोटिक्स द्वारा वो इनके पतिदेव ही कर रहे थे, नहीं। और इस बारे में केवल फाल्गुनी जानती थी। योर ऑनर, मेरे मन में संदेह जागा क्योंकि उस समय केवल फाल्गुनी जी और अंकिता जी साथ। पुलिस के वहां आने से पहले इन्होंने हैरी में से वो यंत्र निकाल लिए। फाल्गुनी ऐसा क्यों करेगी? यही तो अनीश और फाल्गुनी की मिली भगत थी। एक सेकंड, ये पुतला अभी क्यों बोल रहा है? मिस्टर पाठक, आपने इसमें कोई मशीन फिट किया है? योर ऑनर, मैंने इस गुड्डे में कोई यंत्र नहीं, पूरा का पूरा इंसान फिट किया हुआ है। चतुर्मुखी जी आइए, पधारिए बाहर, आइए। योर ऑनर, ये चतुर्मुखी जी हैं, एक गरुड़वादी अर्थात वेंट्रिलोक्विस्ट। जब इन्हें ऐसा लगा कि अगर पुतले की बात फैल जाए कि पुतला चल बोल सकता है, तो इन्हें लगा कि संभवतः इनका डूबता हुआ व्यवसाय फिर से एक बार उभर जाएगा। इसी कारण इन्होंने चीनी जादूगर का आधार बनाकर इन्होंने मुझे फंसाना चाहा। लेकिन फाल्गुनी और अनीश मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हाँ योर ऑनर, ये प्रश्न तो अभी भी खड़ा हुआ है कि इनकी बहन और इनके पतिदेव ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। स्पष्ट है योर ऑनर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, नए देश में जाकर नया जीवन जीना चाहते थे, इन्हें रास्ते से हटाकर। एक और बात था योर ऑनर, इनके जेल जाने के बाद, इन्हें दंड मिलने के बाद, इनके पिताजी की पूरी धन संपत्ति इनकी बहन की हो जाती। झूठे हैं सब, साबित कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। विचित्र जग है फाल्गुनी जी, ये व्यक्ति आईना देखने के बाद भी मुंह फेर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए इंस्पेक्टर साहब, पधारिए। Your Honor, Mr. Anish Vora. Order, silence in the court, please. The defense branch. ये अदालत अनीश वोरा और फाल्गुनी पारिक को ये हैरत अंगेज साजिश रचने के लिए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और जब कत्ल हुआ ही नहीं, तो यह अदालत मिसेस अंकिता वोरा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। वैसे वो बिल्ली आपकी ठीक है? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता कि आपके घर में बिल्ली लाई है? आप वो क्या है आपके हाथों पर और आपके गले पर ये जो छोटे छोटे खरोंच के निशान हैं, तो ये तो तभी होता है जब व्यक्ति बिल्ली लाता है घर में, या फिर अब वो तो हो नहीं सकता, तो बिल्ली ही होगी। वो क्यों नहीं सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।